एक एटम, एक एक मॉलिक्यूल के अंदर क्या चल रहा है वो जानने की कोशिश करेंगे। तो यहां मेरी सबसे बड़ी क्यूरियोसिटी ये थी कि स्पेक्ट्रम पढ़ा क्यों जा रहा है। स्पेक्ट्रम पढ़ने के बाद अभी रदरफोर्ड को मैंने सिर्फ एक छोटा सा चैलेंज दिया कि आपके हिसाब से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, मेरे हिसाब से इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन मूव करता रेडिएशन एमिट करनी मजबूरी होती उसकी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, तो उसकी एनर्जी खत्म भी होती, खत्म होती तो गिरता भी, गिरता तो कोलैप्स होता, पूरा मैटर कोलैप्स होता, जो कि हो नहीं रहा है। सो अभी एक ही रदरफोर्ड पे लिमिटेशन आई है, आज दूसरी लिमिटेशन देंगे, और ये पार्ट आपके स्कूल पेपर्स में लिखने को आता है, जेई और नीट में ऑब्जेक्टिव हिस्से में आता है। स्पेक्ट्रम क्या है पहले मेरे को वो पढ़ाना पड़ेगा, कितने तरह का होता है वो पढ़ाना पड़ेगा, आप कैसे पहचानोगे वो देखेंगे, फिर सारा स्पेक्ट्रम जब कंफर्टेबली आ जाएगा फिर रदरफोर्ड को डिस्क्वालीफाई करेंगे, आज की क्लास खत्म करेंगे। इसलिए आज कोई डीपीपी नहीं है, थ्योरी पे क्या डीपीपी दो। तो अब स्पेक्ट्रम में अब तक मेरी क्लास जानती है सिर्फ विबग्योर होता है कुछ, और वो विबग्योर क्या होता है लेट्स अंडरस्टैंड। हर चीज बनाइएगा, हर चीज लिखिएगा, ये टॉपिक अदरवाइज पेनफुल हो सकता है। आई विल बी मूविंग स्लो। जैसे कि सन से आने वाली व्हाइट लाइट, सन की जगह मैं व्हाइट लैंप भी रखूंगी ना बच्चों, उसमें से भी व्हाइट लाइट ही आएगी। तो सन या व्हाइट लैंप एक ही काम करता है, मेरे को व्हाइट लाइट थ्रो करता है। तो इससे जो व्हाइट लाइट आई उसको एक छोटी सी स्लिट के थ्रू मैंने प्रिज्म में पास किया। प्रिज्म में पास किया तो प्रिज्म में पास होने के बाद ये जो आप आज के बाद से समझना शुरू करिए, यहां से जो लाइट आ रही है ये बंडल ऑफ वेवलेंथ्स है, बहुत सारी वेवलेंथ्स इकट्ठी बांध के लेके आ रही है, जैसे कि बहुत सारी लकड़ियों को बांध रखा हो, और मुझे देखने में वो एक ही लग रही है, जैसे कि ये मेरा पेन। निकोल प्रिज्म या प्रिज्म का काम क्या होता है, जब इस तरह का बंडल ऑफ वेवलेंथ व्हाइट कलर का दिखने वाला प्रिज्म के थ्रू पास ऑन होता है, तो इसको जिस चीज से बांध रखा था ना वो खुल जाता है, इट ओपन अप्स, और इसके अंदर से बहुत सारे रंग, बहुत सारी वेवलेंथ खुल के निकल के आती हैं। एंड देन आई रियलाइज्ड इसमें तो वायलेट से लेके रेड कलर तक सारी वेवलेंथ्स का कलेक्शन था। देख के तो लग नहीं रहा था जी। आज वैसे मैं चाहूंगी थोड़ा मेरे को पढ़ाने दिया जाए, उसके बाद डाउट्स बोलो। बट भाई यार ये तो है ना, सन इज थ्रोइंग दीज रेडिएशन, इस पे को तो कोई, ये तो कोई सवाल ही नहीं बना यार। व्हाइट लाइट मतलब सन ये रेडिएशन थ्रो क्यों कर रहा है, यही आया ना सवाल। हाँ, सारी रेडिएशन, तुमने बचपन में वो एक्सपेरिमेंट नहीं किया, एक समथिंग एक सर्कुलर गत्ते पे सातों रंग बनाए और उसको स्पिन कर दिया, व्हाइट दिखता है, यू नो दैट, सातों रंग मिला दो तो व्हाइट है। सन इज थ्रोइंग 7 कलर्स टुगेदर, राइट बच्चे, जब ये 7 रंग एक साथ होते हैं तो व्हाइट हो जाता है। तुम्हारा सवाल नहीं समझ पाई मैं। व्हाइट लाइट में सारी वेवलेंथ मिक्स नहीं हो रही, सारी वेवलेंथ एक साथ फेंकी जा रही है, इसलिए मेरे को दिखाई व्हाइट दे रही है। सन इज थ्रोइंग ऑल रेडिएशंस एक साथ, IR UV सब कुछ। UV को कौन रोक लेता है, ओजोन लेयर, और मेरे तक क्या पहुंच रहा है, ऐसे ही IR भी कहीं लग जाती है, और मेरे तक क्या पहुंची, व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट मेरे तक पहुंची, वो एक्चुअली 7 कलर्स की बची, बाकी सब इधर उधर हो गई, दैट इज व्हाइट लाइट। क्लियर। अब कम से कम जब तक मैं टॉपिक नहीं पूरा कर लेती और मैं नहीं कहती एनी इश्यूज, तब आप रिपोर्ट करेंगे, नोट डाउन योर इश्यूज, क्योंकि आप मेरे को 2 सेंटेंस भी नहीं बोलने देंगे तो आपका टॉपिक नहीं, मेरा फ्लो ब्रेक होगा। तो लेट मी, और आज मैं कुछ और नहीं पढ़ाऊंगी यही, तो लेट मी टीच, और जो दिमाग में है क्वेश्चन पेन डाउन दैट और मेरे से पूछ लेना, ठीक है, छोड़ना कोई क्वेश्चन नहीं। सो अब जब इस व्हाइट लाइट को मैंने प्रिज्म के थ्रू पास ऑन किया तो उस व्हाइट लाइट में छन के अलग से क्या निकल गई, सारी की सारी जो लकड़ियां बंद थी, लकड़ियां मतलब एक एक लाइन, वो सब खुल गई, और मुझे पता चला भाई इसके अंदर वायलेट से लेके, और वेवलेंथ की रेंज आपको कराई जा चुकी है, 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक सारी रेडिएशन मिली बच्चों, एक भी मिसिंग नहीं थी। दैट इज व्हाट रेनबो इज, सारी रेडिएशन मिली। तो ये जब मेरे डिटेक्टर ने डिटेक्ट करी सारी रेडिएशन, CPU तक इंफॉर्मेशन पहुंची, और CPU ने फिर प्रिंटर को दी, और एक प्रिंट होके आया स्पेक्ट्रम लाइक दिस,
क्या कभी किसी मूवी में, डॉक्यूमेंट्री में आपने देखा है जब हार्ट पेशेंट को ईसीजी करने ले जाते हैं तो एक बहुत बड़ी सी ईसीजी से एक बड़ी सी स्ट्रिप निकलती है और डॉक्टर उस स्ट्रिप को पढ़ता है, वो क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईसीजी। क्या उसमें दिल की फोटो होती है? क्या उसमें होता है ये वाले होल में प्रॉब्लम है, ये वाले आर्टिकुलर में प्रॉब्लम है, या इस सेक्शन में? कुछ ऐसा नहीं होता। अगर तुम देखो तो कुछ ऐसी वेव्स होती हैं, बस समथिंग लाइक दिस। और जो मॉनिटर्स भी लगा रखे होते हैं पेशेंट्स पे, उन मॉनिटर्स में भी कुछ रेडिएशंस, वेव्स ही चल रही होती है, उसमें कोई दिल की फोटो, एक्सरे या अल्ट्रासाउंड थोड़े आ रहा होता है। लेकिन उनको वो देख के पता चल जाता है गड़बड़ है, क्योंकि उनको ये पता है नॉर्मल हार्ट में जो वाइब्रेशंस हैं वो ये होती हैं, उसके अलावा एक भी वाइब्रेशन उनको मिल गई और उनको सेंसिटिव जोन पता है, इतने से इतने के बीच अगर एक भी पीक दिख गई, इट इज केस ऑफ सम हार्ट इशू। तो इट्स नॉट हार्ट की फोटोग्राफ, वो सिर्फ हार्ट की रेडिएशंस, हार्ट की वाइब्रेशंस को पिक करके डिटेक्टर कुछ ऐसा प्रिंटर से निकालता है, सिर्फ थोड़ी सी पीक्स इस तरह से, उसको देख के डॉक्टर बताते हैं जी नॉर्मल है जी, कुछ नहीं, हमने देख लिया, इस एरिया में कोई पीक आती तो गड़बड़ थी। इसी तरह से जैसे ही मेरे को उस जैसे कि ईसीजी निकल के आता है, वैसे जैसे ही मेरे को प्रिंटर में से एक प्रिंटर में से जो कागज निकल के आया, उसी को मैंने स्पेक्ट्रम बोलना है थोड़ी देर बाद, तो प्रिंटर से जो पेज प्रिंट होके आया उसको मैंने देखा तो उसमें कुछ ऐसा दिखा। इस पेज को देखते ही मैं कहूंगी 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक सारी वेवलेंथ आ रखी है ये। तो मैं क्या बोलूंगी? पक्का व्हाइट लाइट का उठा के लाए हो तुम, ये तो व्हाइट लाइट है, सनलाइट। इतना अंडरस्टूड सबको? यहां किसी को कोई दिक्कत तो नाउ आस्क मी। क्लियर है एवरीवन? ठीक है, ये तो स्पेक्ट्रम का लास्ट क्लास में मैंने बता ही दिया था। साथ साथ छोटी छोटी चीज को नोट करना है। स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन आपको खुद क्रिएट करनी मुश्किल होगी, इसीलिए स्पेक्ट्रम किस चीज को कहते हैं? जैसे ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम किसको कहते थे? कलेक्शन ऑफ ऑल वाइब्रेशन अकरिंग इनटू द हार्ट, दैट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, दैट इज ईसीजी, प्रिंटेड ऑन अ पेपर। सिमिलरली collection of many wavelengths on a piece of paper is called as spectrum। बहुत सारी wavelengths के collection को, कभी 2 होंगी, कभी 7 होंगी, कभी 70 होंगी, कभी 700 होंगी, कितनी भी wavelengths है उन सब का collection on a piece of paper is called as spectrum। आज के बाद जैसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, ईसीजी है, वैसे ही स्पेक्ट्रम है, एक कागज का टुकड़ा जिसको देख के मैं सब बताने लायक बन जाऊंगी कुछ टाइम बाद। अभी तो नहीं, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, तो स्पेक्ट्रम क्या होता है वो डिफाइन किया, स्पेक्ट्रम कैसे हम बात करेंगे आगे वो डिफाइन किया। अब आता है स्पेक्ट्रम के टाइप्स। स्पेक्ट्रम के टाइप्स पढ़े बिना हम रदरफोर्ड को सवाल पूछने नहीं जा सकते। तो स्पेक्ट्रम के टाइप्स पे आती हूँ बच्चों में। स्पेक्ट्रम 2 तरह का था, पहले इसको नोट करिए, फिर मैं स्लाइड चेंज करूंगी। स्पेक्ट्रम 2 टाइप्स, एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन, जिसको अब हम बोल रहे हैं कॉन्टिन्यूअस। एमिशन स्पेक्ट्रम भी फर्दर 2 टाइप्स का है, एक है लगातार कॉन्टिन्यूअस, एक है लाइन विद ब्रेक्स। एक है लाइन स्पेक्ट्रम, एक है कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। अभी आपको इसका एक अक्षर नहीं आता, अब इसी पे है आज की पूरी क्लास। बस इसके बाद एक एक्सपेरिमेंट अच्छा सा मजेदार सा डिस्कस कर लेंगे, लेकिन पढ़ेंगे नहीं। सो कॉन्टिन्यूअस और लाइन 2 तरह के स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन में एक ही तरह का होता है, एंड में आप बताएंगे वो एक तरह का कौन सा, कॉन्टिन्यूअस की लाइन मैं नहीं बताऊंगी, आप बताएंगे। ठीक है, चलें आगे। तो अब सबसे पहले तो कोई मेरे को बताए एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो अब आती है डेफिनेशन एमिशन स्पेक्ट्रम की। एक एक शब्द नोट करिए, मैं 2-3 बार बोल रही हूं, सुनते भी रहिएगा, नोट। अगर आप कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी लाओ, चाहे सन, चाहे हीटेड फिलामेंट, चाहे फ्लेम, चाहे बर्नर, या फिर कोई ऐसी गैस, हीटेड गैस, जो गैस खुद बहुत गर्म हो, हीटेड गैस एट लो प्रेशर। आपको शुरू में बताया था गैस बिहेव एज गैस इफ इट इज अंडर लो प्रेशर, कोई बंधन ना हो उस पर। हीटेड गैस एट लो प्रेशर, कोई भी सोर्स उठा के, कोई एटम भी ले आऊं मैं जिससे एनर्जी रेडिएट हो रही है, क्यों हो रही है ये भी दिमाग मत लगाना, आज पता लग जाएगा। कोई एटम क्यों रेडिएट करेगा, आई लेट यू नो। कहीं से भी एनर्जी रेडिएट हो रही है, अगर उस निकलने वाली एनर्जी, रेडिएट होने वाली एनर्जी को एमिशन कह सकती हूँ। हर वो चीज जो निकल रही है उसके लिए हम एमिशन बोल सकते हैं। जी फैक्ट्री का एमिशन इतना है, गाड़ियों से कार्बन एमिशन इतना एमिशन बोला जा सकता है।
तो हर सोर्स ऑफ रेडिएशन से जो एमिशन हो रहा है, उस एमिटेड रेडिएशन को अगर मैं पास्ड थ्रू अ प्रिज्म, किसी भी चीज से रेडिएशन निकल रही है, अगर मैं आज चाहूं और मैं ये सोचूं मेरे इस बोर्ड से हीट आ रही है, और आप कभी पास खड़े हो तो आपको पता चलेगा काफी हीट आती है, जैसे बड़े टीवी पे आती है, तो इससे बहुत हीट आ रही है, इसकी हीट को भी जो एमिट हो रही है, तो मैं उसको भी क्या बोलूंगी, एमिशन, रेडिएशन का एमिशन। इससे निकलने वाली रेडिएशन को भी अगर मैं प्रिज्म के थ्रू पास ऑन करूंगी तो मेरे को वही मिलेगा जो अब मिलने वाला। तो एनी सोर्स जो हीट रेडिएट कर रहा है, एनर्जी रेडिएट कर रहा है, हीटेड एनीथिंग पास्ड थ्रू अ प्रिज्म, ऐसी रेडिएशन को जब प्रिज्म से पास करेंगे, प्रिज्म का एक ही काम है, उस बंडल को खोल देता है, सारा हिसाब किताब दे देता है क्या क्या आ रहा था इसमें से। तो उसमें से जैसे ही मैंने उसको प्रिज्म से पास किया एंड रिसीव्ड ऑन अ फोटो प्लेट और डिटेक्टर और व्हाटएवर, किसी एक चीज पे रिसीव हुई वो एमिशन रेडिएशन, और उसके बाद उस डिटेक्टर ने क्या किया, सीपीयू को बताया, सीपीयू ने प्रिंटर को बताया, और प्रिंट करके मेरे पास जो स्पेक्ट्रम आएगा, अब उस स्पेक्ट्रम को सिर्फ स्पेक्ट्रम में नहीं बोलूंगी, क्या बोलूंगी, एमिशन स्पेक्ट्रम। जी ये सन से आने वाली रेडिएशंस का हिसाब किताब है, आने वाली मतलब एमिशन, उसको क्या बोलेंगे, एमिशन स्पेक्ट्रम। तो अब तक जो आपने स्पेक्ट्रम सन वाला, विबग्योर वाला पढ़ा है, वो कौन सा टाइप था, एमिशन स्पेक्ट्रम, तो उसको कहते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती, अभी पहले समझेंगे फिर नोट करेंगे, ठीक है। एमिशन स्पेक्ट्रम के दो टाइप्स थे, एक था कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, लगातार बिना ब्रेक के विबग्योर। आप देखें कभी विबग्योर को बैंड भी बोला जाता है, बैंड ऑफ कलर्स, क्योंकि जब भी आप, ये तो सेम है जो अभी थोड़ी देर पहले आपने बनाया, तो आपको जरूरत नहीं है इसको दोबारा देखने की, कभी भी आप रेनबो देखेंगे जो डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं रेनबो के, कभी बीच में कोई बाउंड्री के लिए ब्लैक लाइन नहीं लगाता। ये मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था, रेड से अपने आप ऑरेंज से येलो होता 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 दूसरे कलर्स उसके अंदर अपीयर होते हैं। इफ यू सी देयर इज नथिंग लाइक ब्लैक, लेट मी शो यू दिस थिंग कि क्या कहने का मतलब है यहां पे मेरा, देयर इज नथिंग लाइक ब्लैक। अब अगर मैं आपको यहां पे कहूं, ये देखिए दिख रहा है रेनबो, रेनबो ये जो साइड में आपको बैंड आ रहा है, पूरा बैंड है, कहीं बीच में ब्लैक लाइन है नहीं है। मैं जब चाहे इसको रेड में ले जाऊं, कैसे कलर्स के शेड मर्ज हो रहे हैं, ब्लू और ये और ये और ये, इस तरह से आप देखिए कभी कहीं पर मेरे पास ये नहीं आ रहा कि एक ब्रेक है इसके अंदर, कोई काली लाइन है, डार्क स्पेस है। इसको रोजमर्रा की जिंदगी में कोई बैंड नहीं बोलता, साइंस इसको बैंड बोलता है। हर वो चीज जो लगातार है, एक के अंदर दूसरी जुड़ गई, दूसरे के साथ तीसरी जुड़ गई, कॉन्टिन्यूअस फ्लो में जो आ रहा है, उसको कहते हैं बैंड, राइट। तो स्पेक्ट्रम भी पूरा ऐसे ही है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा अलग कर रखा है, रेड दोनों एंड पे है, उसको भूल जाओ, लेकिन रेनबो भी तो कुछ हद तक ऐसा ही आता है कि एक रंग से दूसरा रंग निकल रहा है, कहीं पर ब्रेक नहीं हो रहा। जी येलो यहां खत्म हुआ, ग्रीन यहां शुरू हुआ, नहीं, देखिए येलो के बाद यू कैन सी अपने आप येलो करते 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 ग्रीन कब हो गया मुझे नहीं पता चला, मैं लाइन नहीं खींच सकती, इससे पहले जी येलो था, इसके बाद ग्रीन। दिस इज द मीनिंग ऑफ कॉन्टिन्यूअस। ऐसे स्पेक्ट्रम्स को बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस, जिसमें कोई ब्रेक ना हो, और आपने जो बना भी लिया है, मैं आपको दिखा भी रही हूं, कोई ब्रेक है इसमें, इट इज कॉल्ड एज कॉन्टिन्यूअस एमिशन स्पेक्ट्रम। आज के बाद पूरा बोलेंगे, कॉन्टिन्यूअस एमिशन स्पेक्ट्रम। तो ये तो हुआ कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, नोट भी हुआ, ये चीज सबके पास टाइप नोट हो गई, करिए टाइप को नोट। फर्स्ट टाइप इज कॉन्टिन्यूअस, फॉर एग्जांपल सन, फिलामेंट, कैंडल, कुछ भी आप कह सकते हो। विबग्योर जिसमें निकलता है 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर को, ये आपके लिए कॉन्टिन्यूअस एमिशन स्पेक्ट्रा हुआ, लगातार विदाउट ब्रेक। तो किसी को लिखना भी हो तो यहां लिख सकते हैं, विदाउट एनी डार्क स्पेसेस। जब एमिटेड रेडिएशंस के बीच कोई डार्क स्पेस ना हो, कोई गायब लाइन ना हो, तब हम बोलते हैं वो कॉन्टिन्यूअस एमिशन स्पेक्ट्रा है। इसके बाद आपके अब सवाल आने शुरू होंगे, आई विल गिव यू टाइम फॉर क्वेश्चनिंग फॉर श्योर, वंस आई विल कंप्लीट लाइन स्पेक्ट्रम, फिर आपके सवाल लूंगी। पहले लिख लो लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है। मुद्दा तो ये है, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम में कोई डार्क स्पेस बीच में नहीं था, कोई गैप नहीं था,
लेकिन लाइन स्पेक्ट्रम में बीच बीच में गैप्स आते हैं, कुछ गायब हो जाता है, अलग अलग लाइंस हो जाती है। उसमें सारी लाइन एक के साथ एक मर्ज हो रही थी, यहां लाइंस में ब्रेक मिलेंगे, ब्रेक ही ब्रेक मिलेंगे, इसीलिए इसको कहा गया लाइन स्पेक्ट्रम। मतलब लाइन की लाइन गायब थी, वेवलेंथ्स, इसीलिए इसका नाम दे दिया लाइन स्पेक्ट्रम। क्या सभी लोग यहां तक आ गए, कॉन्टिन्यूस बैंड तक, एवरीवन? सो अब समझते हैं क्या लिखा है। एनी वॉलेटाइल सॉल्ट, क्योंकि अब मेरे को केमिस्ट्री लानी है, कब तक मैं सनलाइट, लैंप और फिलामेंट से काम चलाऊंगी, अब मेरे को केमिस्ट्री लानी है, मेरे को एटम्स, मॉलिक्यूल लाने हैं। तो कोई भी वॉलेटाइल सॉल्ट यानी, और जिसको गर्म कर रखा हो, बर्नर पे रखा हुआ हो जिसको, या हीटेड गैस अगर एमिट करती है कुछ रेडिएशन, और उन रेडिएशन को मैं प्रिज्म के थ्रू पास ऑन करूं, इट इज फाउंड दैट सिर्फ कुछ सिलेक्टिव वेवलेंथ्स, वेवलेंथ्स को लाइंस बोला जाता है, ये मैंने लास्ट डीपीपी में भी कहा था, जगह जगह आप लाइन पढ़ोगे, कुछ सिलेक्टिव वेवलेंथ्स ही प्रोड्यूस हुई, बस पूरा विबग्योर नहीं, गिन के इक्का दुक्का 3 लाइंस आई, और उसको कहते हैं, यानी कि बहुत सारे डार्क स्पेसेस आए इन प्लेस ऑफ कॉन्टिन्यूअस बैंड, इसको कहते हैं लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा। आप सभी के फिंगरप्रिंट्स अलग अलग हैं, फिंगरप्रिंट इज सबसे बड़ा बायोमेट्रिक्स, कैन बी से दैट, आईज का रेटिना और फिंगरप्रिंट इज सबसे बड़ा बायोमेट्रिक। 2 ह्यूमन के फिंगरप्रिंट कभी सेम नहीं हो सकते, एम आई राइट? इवन ट्विंस फिंगरप्रिंट उनके भी सेम नहीं हो सकते। इसी तरह से हर एटम, हर मॉलिक्यूल, हर सॉल्ट, हर कंपाउंड का लाइन स्पेक्ट्रम एक नहीं, सेम नहीं हो सकता। दे आर सिंपली फिंगरप्रिंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इससे बड़ी पहचान क्या हो सकती है? हर केमिकल का एक अलग लाइन स्पेक्ट्रम होता है जो दूसरे से कभी मैच नहीं कर सकता। दे आर एक्चुअली फिंगरप्रिंट्स ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, केमिकल्स, कंपाउंड्स, कुछ भी कहिए। हाउ, लेट्स सी। ठीक है, तो ये फिंगरप्रिंट की तरह काम आएंगे, तो अब सोचिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज होगी। ये बनाते कैसे होंगे? डेफिनेशन तो बड़ी सी लिखवा दी। नाउ प्लेटिनम वायर का एक छोटा सा लूप बना, एक वुडन हैंडल में बड़ी पतली सी वायर देते हैं, बहुत पतली सी, उसका छोटा सा लूप बनाते हैं स्पेक्यूला की तरह। और जैसे आप चम्मच से सॉल्ट को लेते हो ना, वैसे हम चम्मच से क्या करेंगे, NaCl, चम्मच की तरह NaCl के अंदर डालेंगे, कुछ ग्रैन्यूल्स NaCl के उसके ऊपर चिपक जाएंगे, फाइनली पाउडर्ड। उस प्लेटिनम वायर पे थोड़ा सा NaCl चिपकाया और किस पे ले गए? बर्नर पे। प्लेटिनम वायर को तो कुछ नहीं होने वाला, राइट? वो तो ठीक ठाक रहेगी। उसके ऊपर जो छोटे छोटे, सोना नहीं है बेटा, ये सपोर्ट नहीं देना, बिल्कुल बिल्कुल नहीं देना। ये तो फिर कहानी सुना रही हूँ मैं, तो नींद तो आनी है, ठीक है? सो इस प्लेटिनम वायर के ऊपर छोटे छोटे ग्रैन्यूल किसके चिपक गए? सॉल्ट के। उस सॉल्ट को तुमने क्या किया? फ्लेम में डाल दिया, गरम कर दिया। प्लेटिनम वायर को कुछ नहीं हुआ, लेकिन इसके ऊपर जो NaCl के छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स थे वो बहुत तेज गर्म हो गए। उन्होंने उस हीट को क्या कर लिया? एब्जॉर्ब। हीट को डिस्ट्रॉय तो कोई नहीं कर सकता, हीट को कर लिया एब्जॉर्ब। अब जो हीट एब्जॉर्ब हो गई वो डिस्ट्रॉय तो होगी नहीं, वो क्या होगी? रीएमिट। कोई चीज गर्म है, तुम उस पर हाथ लगाओगे, पता है ना कि वो गर्म है तो हाथ जलेगा, क्योंकि वो कोई गर्मी को अंदर थोड़ी रख रही है, वो तो बाहर फेंक रही है। उसके आसपास भी जाओगे तो गर्मी महसूस होगी आपको। सो वो हीटेड सॉल्ट है। ऊपर डेफिनेशन में हीटेड सॉल्ट आया। सॉल्ट को मैंने हीट करके हटा लिया बर्नर से, बर्नर का काम खत्म। अब वो NaCl क्या करेगा? उस हीट का एनर्जी रेडिएशन की फॉर्म में फिर फेंकेगा, फिर क्या करेगा? रेडिएट करेगा। मुझे एक सवाल पूछना है, NaCl ने कौन सी चीज एब्जॉर्ब करी? लैंप से, लाइट से, एनर्जी, हीट, जो मर्जी, रेडिएशन से एब्जॉर्ब करी। कुछ भी करी एब्जॉर्ब, मुझे पता नहीं, मुझे बिल्कुल पता नहीं, मैं देख नहीं सकती। लेकिन जो एब्जॉर्ब करी वही एमिट करेगा, ये तो मानते हो? कोई खुद से तो नहीं क्रिएट करने वाला, जो एब्जॉर्ब करेगा उसी को एमिट करेगा। चलो जी, इसने उसी रेडिएशन को क्या करना शुरू किया? एमिट करना, तब तक जब तक ठंडा नहीं होगा। एमिट होती हुई रेडिएशन को किस में घुसा दिया मैंने? प्रिज्म में। प्रिज्म में घुसाया, सिर्फ 2 लाइन आई। यानी इसने यहां से जितनी भी रेडिएशंस थी उसमें से सिर्फ ये 2 लाइन ही एब्जॉर्ब की होंगी। कि अगर ये है मेरा बर्नर और मैं हूं NaCl, मैंने इस बर्नर से हीट एब्जॉर्ब करी और मुझे बर्नर से दूर कर दिया।
अब मेरा काम क्या है, हीट को रेडिएट करना। जब तक मेरा टेम्परेचर कम नहीं होता, मैं उन्हीं दो एब्जॉर्ब रेडिएशन को क्या करूंगी, सराउंडिंग को एमिट कर दूंगी। कहीं से क्रिएट तो नहीं कर सकती मैं एनर्जी या रेडिएशन। तो इसने एमिट किया, वो जो दो लाइंस आई मेरे डिटेक्टर ने रीड किया और सीपीयू से प्रिंटर पे इंफॉर्मेशन गई, मुझे कुछ इस तरह का स्पेक्ट्रम मिला, कुछ इस तरह का स्पेक्ट्रम मिला। तो मुझे आप दोनों बॉयज और आप दोनों गर्ल्स, आप चारों लोग मुझे ये बताइए कितनी लाइंस दिखाई दे रही हैं इसके अंदर, जो आप कहोगे ये 2 ऑब्जर्वेबल चीजें हैं मैम, ये 3 ऑब्जर्वेबल चीजें या 4 ऑब्जर्वेबल चीजें। हाउ मेनी लाइंस यू थिंक ऑब्जर्वेशन लायक थी? 2। ये क्यों नहीं? लास्ट क्लास, ये आसपास की फालतू की वाइब्रेशंस हैं, या आसपास की लाइट बिजली की कुछ वाइब्रेशंस हैं। दे आर सो लेस इन पीक दैट आई शुड इग्नोर इट। पीक, हाई पीक कितनी मिली? 2। और ये 2 जब मैंने देखा, रेडिएशन पकड़ोगे क्या लिखी है नीचे नैनोमीटर में? 560 नैनोमीटर। और 560 नैनोमीटर से 580 नैनोमीटर नहीं है। एक पीक मिली मुझे एग्जैक्टली 560 नैनोमीटर पर, एक पीक मिली मुझे एग्जैक्टली 580 नैनोमीटर पे, बस। बाकी सारा क्या था? कुछ नहीं। तो ये क्या रहेगा मेरे लिए? डार्क स्पेसेस। यहां तो कोई लाइन ही नहीं मिली। इसका मतलब NaCl ने, कि NaCl के एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या मेरे को कुछ कॉन्टिन्यूस मिला है? नहीं, डिसकॉन्टिन्यूस मिला है। डिसकॉन्टिन्यूस के लिए शब्द क्या आ गया? लाइन। तो कॉन्टिन्यूस ना लेके इस स्पेक्ट्रम का नाम क्या लेंगे आज से हम? लाइन स्पेक्ट्रम। और आज के बाद कोई पूछे क्या इसने एब्जॉर्ब की थी, वो यही होंगी? यस। जो 2 एमिट हुई हैं ये वही 2 लाइनें थी जो इस NaCl को मैं बर्नर पे प्लेटिनम वायर के ऊपर लगा के हीट कर रही थी, इसने एब्जॉर्ब भी वही की होगी। अपनी भाषा में इस डायग्राम को उतारिए, इसके नीचे कुछ आपको लगता है लिखना चाहिए। आई विश कुछ लिखें आप, जो मैंने बताया उसकी एक इंपॉर्टेंट लाइन। यस, करती है प्लेटिनम वायर, बिल्कुल करती है। उसके अलावा हीट ही एब्जॉर्ब करती है। मेरे को तो चाहिए, ठीक है, थोड़ी बहुत हीट उसने एब्जॉर्ब कर ली, वो तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, क्यों नहीं करेगी। बट NaCl ने भी कर ली। NaCl से निकलने वाली रेडिएशंस, क्योंकि उसके ऊपर NaCl, ऊपर हमने NaCl लगाया, पहले वो आएगा, उसकी पीक्स को मैं इग्नोर नहीं कर पाऊंगी, इसकी पीक्स बहुत हैवी होंगी। प्लेटिनम से थोड़ी बहुत ही रेडिएशन जो निकल रही है उसकी पीक्स को मैंने इग्नोर कर दिया। ठीक है, मेटल कोई तो लेना था जो चीज जले ना, उसके अंदर स्टेबल रहे, पता चले हीट किया और NaCl उस साथ रिएक्ट कर गया, तो मुझे इनर्ट मेटल की जरूरत थी, इसीलिए मैंने प्लेटिनम चूज किया। हाँ जी, हाँ, बर्नर बनाया ग्रीन कलर से। यस, ये येलो से, एक सेकंड और बेटर बना देती हूँ। येलो कलर की प्लेटिनम वायर है, ये लूप है, इसके ऊपर मैं NaCl के छोटे छोटे दाने चिपका के इसको फ्लेम में लेके गई। ठीक है, सकते हैं? हाँ, कुछ है सवाल? सारों की अलग फिंगरप्रिंट, सब मैं एक का बनवा सकती हूँ, सबके नहीं बनवाऊंगी, आप ही तंग हो जाओ। इट इज फिंगरप्रिंट, इट हैपेंड। ब्लैक तो तुम ब्लैक बोल रहे हो, हम डार्क बोल रहे। ब्लैक तो मैंने बोला ही नहीं, मैंने तो डार्क बोला है। मतलब कि डार्क इसलिए कि जहां रोशनी नहीं है उसको अंधेरा कहते हैं। मैंने क्या बोला है? एक पेपर पे 2 पीक बनी आएंगी, उन 2 पीक का मतलब क्या है? इस NaCl ने, एंड आई लाइक दीज क्वेश्चंस व्हिच आर कमिंग, ये आपको बहुत क्लैरिटी देगा। इन 2 पीक का ही सिर्फ इवोल्यूशन हुआ, बाकी किसी पीक का एमिशन हुआ ही नहीं। तो बाकी पीक का एमिशन नहीं हुआ तो हम कहेंगे यहाँ के बीच की लाइट कहाँ गई? गायब। गायब को बोलते हैं डार्क। जहां लाइट नहीं है उसको डार्क बोलते हैं। इसका मतलब थोड़ी कि काले रंग का कुछ प्रिंट होके आएगा, नहीं। इन सिंपल टर्म्स, स्पेक्ट्रम कुछ ऐसा आए लाइक दिस, तो क्या बोलोगे? 3 लाइनें आई, बाकी की लाइनें गायब। सिंस वी आर डीलिंग विद लाइट तो वी से डार्क स्पेसेस, ये कॉमन वर्ड मिलेगा। स्पेक्ट्रम निकाले 10 सॉल्ट के, हर एक में 5 पीक्स कॉमन है, मतलब वो किसकी हैं? प्लैटिनम की। इग्नोर इट। ठीक है, गुड क्वेश्चन। यस, यूनिक, यूनिक कॉम्बिनेशन इज यूनिक। कहीं पर 2 ये और ये दोनों येलो कलर में पड़ी, येलो के अलग अलग शेड्स थे दोनों। ये आता है जेईई नीट में क्वेश्चन, NaCl एब्जॉर्ब विच कलर ऑफ रेडिएशन? येलो की 2 रेडिएशन अलग अलग शेड्स की, हर एक का कॉम्बिनेशन डिफरेंट होगा। किसी में एक ये वाली येलो और दूसरी शायद रेड की आ जाए,
कॉम्बिनेशन इज अलग, जैसे फिंगरप्रिंट्स यूनिक होते हैं, आज तक किसी दो के सेम नहीं आए। काश मेरा टॉपिक ही नहीं होता, पढ़ाते ही ना, बड़ी जिंदगी बड़ी सिंपल हो जाती। ऐसा कोई तरीका नहीं है, नो शॉर्टकट्स कि हम देख के अंदाजा लगा लें। थोड़ी पीक छोटी बड़ी होती रहेगी, ऑब्जर्व नहीं हो पाएगी, इसलिए मेरे को बहुत अच्छा टेम्परेचर लेना पड़ता है कि मेरी आंखों को दिख पाए ढंग से, डिटेक्टर डिटेक्ट कर पाए, सिग्नल स्ट्रांग हो, राइट, वरना डिटेक्टर ही मिस कर जाएगा असली सिग्नल को। यही तो रदरफोर्ड के गोल्ड फॉइल में हुआ। एल्यूमिनियम क्यों नहीं लिया? भारी नहीं है, टकरा के जाएगा ही नहीं, फोटोग्राफिक प्लेट को छुएगा ही नहीं, तो होते हुए भी मैं ऑब्जर्व नहीं कर पाऊंगी। थोड़े से क्वेश्चन आगे के लिए बचा लो, ठीक है, थोड़े से सवाल अभी आगे और आऊंगी, चीजें लूंगी। क्यों नहीं, मैंने कहा ना इट इज यूनिक। अब ये कि फिंगरप्रिंट्स तुम किसी बच्चे को पढ़ा रहे हो, वो बोले मेरे में इतना बड़ा गोला है, किसी के में ऐसे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनी यूनिक कॉम्बिनेशन। हमारा जॉब है रदरफोर्ड को अभी एक्सेप्ट करे बैठे हैं, लेकिन और क्लैरिटी नहीं आई, हमारा जॉब वो है। तो लेट्स मूव टू द पॉइंट फॉर विच वी वर टेकिंग दिस क्लास। जो इरादा था, अभी मेरे को बेचैनी है, रदरफोर्ड ने जो हाइड्रोजन का एटम के मॉडल को सजेस्ट कर रखा है कि ये रहा न्यूक्लियस, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन गोल 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 उसके चारों तरफ घूमे जा रहा है। तो अब जब हमने उस हाइड्रोजन गैस को एक डिस्चार्ज ट्यूब, ग्लास ट्यूब में पैक किया अंडर वेरी वेरी लो प्रेशर। लो प्रेशर का मतलब है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एक दूसरे से इतना दूर हो कि एक दूसरे को किसी तरह से अफेक्ट ना कर पाए, इन्फ्लुएंस ना कर पाए। और फिर क्या पास ऑन कर दिया? वेरी हाई वोल्टेज। अब बर्नर का काम कौन कर रहा है एनर्जी देने का? ये 10,000 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी, ये भी तो एनर्जी का तगड़ा सोर्स है। बर्नर की जगह क्या ले आई मैं? यहां एक स्विच लगा दिया, ऑन किया, ये सारी एनर्जी किसके अंदर गई? हाइड्रोजन गैस के अंदर। अंदर क्या था बच्चों? H2। तो अभी सभी लोगों का ध्यान यही रहना चाहिए भाई, H2। इतनी ज्यादा एनर्जी जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को मिली, समझ लो इसको बर्नर पे ही रख दिया मैंने, तो ये किस में टूट जाएगा? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा, 2 एटम्स बन गए। अब क्या होगा? ये 2 एटम्स और एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे ही करेंगे, खूब एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। आप उसके आगे मत सोचना क्या होगा, पहली क्लास दोबारा मत लाना, उसको इग्नोर कर दो। जब ये हाइड्रोजन गैस इतनी सारी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी, तो वही हुआ, NaCl को मैंने बर्नर पे ले जाके पहले तो गर्म किया, उसके बाद हटा दिया, और उससे जो एनर्जी एमिट हुई उसको नोट किया। सिमिलरली मैंने पहले तो इसको पूरा इरेडिएट किया, मतलब गर्म किया, जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता था, फिर इसको बंद कर दिया, और जितनी एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की थी, जो कुछ भी, ये उसको क्या करेगा? कुछ तो इस्तेमाल हो गई भी अंदर, और कुछ ये एमिट करेगा। ये करेगा एमिट, एमिटेड को किसके अंदर ले गई? प्रिज्म के अंदर। प्रिज्म के अंदर जब मैं लेके गई, तो भाई जो निकला वो क्या निकला, वो मैं तुमको स्पेक्ट्रम की जो मेरे पास प्रिंट आउट आया, उस प्रिंट आउट की शक्ल दिखाती हूं। कुछ इस तरह से आया, लाइक दिस। थोड़ी थोड़ी देर बाद गायब लाइंस, एक सेट लाइंस का, ये भी एक सेट मान लीजिए आप, कुछ ऐसा। सेट 1, फिर कोई डार्क, मतलब गायब हो गई लाइंस, फिर एक और सेट आया, सॉरी, दिस इज सेट नंबर 1, दिस इज सेट नंबर 2, एवरीवन। उसके बाद फिर अगर मैं देखूं, ये डार्क स्पेसेस आए, खाली जगह, ये क्या हुआ बच्चों? सेट नंबर 3, फिर एम्प्टी स्पेस, सारी रेडिएशन गायब, यानी ये सारी तो आई ही नहीं, निकली ही नहीं इसके अंदर से, तो अब मेरे को तो वो मिसिंग ही दिखानी पड़ेंगी। फिर ये क्या आया? सेट नंबर 4, ये क्या आया? सेट नंबर 5, एंड सो ऑन। कहीं तो रोकना था इसलिए रोक दिया। रिगार्डलेस ऑफ जोन, IR, UV, आपका विजिबल, सभी जोन्स के साथ यही रहा। एक सेट आया, फिर थोड़ी सी रेडिएशन गायब, फिर एक सेट आया, फिर थोड़ी सी रेडिएशन गायब, एक सेट आया, एंड सो ऑन। अब ये जो इग्नोर होने वाली रेडिएशंस हैं, इनको ना बनाएं तो चलेगा, टू मेक थिंग्स इजी। अब तक तो आदत पड़ गई है, आसपास की वेस्ट वाली हैं, वाइब्रेशंस हैं, मशीन की भी गर्मी होगी, राइट, जो कुछ भी है, इन रेडिएशन को इग्नोर करके इसको यूं कर दूं। कैन आई रोटेट इट लाइक
दिस कर दू रोटेट, रोटेट करके कुछ ऐसा आया, बीच की फालतू छोटी छोटी पीक्स, मतलब ये पहले मैंने आपको ऐसा दिखाया था, अब मैंने ऐसा कर दिया, बस बीच की छोटी छोटी पीक्स लाइंस को क्या कर दिया, इग्नोर। तो बीच की छोटी छोटी लाइंस को इग्नोर कर दिया। अब इसमें कितनी लाइंस आई थी, कोई गिनती कोई हिसाब नहीं, आज की क्लास में तो नहीं। पहले सेट ऑफ लाइंस को पढ़ने वाले साइंटिस्ट थे लाइमन, उन्होंने अपना नाम दिया। पहली सीरीज को क्या, ये समझने के बाद सब लोग बनाएंगे, पहली सीरीज को क्या बोला गया, लाइमन सीरीज। दूसरी सीरीज को किस साइंटिस्ट ने पढ़ा, बामर ने, बामर सीरीज। तीसरी सीरीज पाशन, अगली क्लास में मैं भूलूंगी तुम बताओगे, राइट। ब्रैकेट, पफुन, हम्फ्रे। हम्फ्रे एनसीईआरटी में नहीं है, जेई नीट में है, एनसीईआरटी में पफुन पे बात खत्म की है। और ऐसा नहीं है हम्फ्रे के आगे और नहीं है, आपका टेक्स्ट, आपका सिलेबस, आपका लेवल अलाउ नहीं करता। सो ढूंढना भी मत, गूगल को अभी एनटीए मानता नहीं है बिल्कुल भी। सो इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नोट मत करना, मेरे को स्लाइड एंड करने दो। हाइड्रोजन का ये फिंगरप्रिंट आया भाई, फिंगरप्रिंट ही बोल रही हूं ना मैं इसको, ये लेखा जोखा आया, इतने साइंटिस्ट लगे इसके ऊपर, और ये सारा लेखा जोखा हम किसके पास दौड़ते दौड़ते गए, रदरफोर्ड कि सर आपने कुछ कहा था, वो तो गलती हो गई, उससे तो कुछ कह के आज तक हम उनको कह रहे हैं कि आपने ये हमें इंफॉर्मेशन दी कि हाइड्रोजन में सेंटर में क्या है, एक हैवी डेंस बॉडी प्रोटॉन न्यूट्रॉन की, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। इस इलेक्ट्रॉन ने, क्योंकि चार्ज है, रिवॉल्व करते करते दो चीजें रिलीज करी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। मान लिया अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, एनर्जी बन रही है, इसका मतलब वो तो रेडिएट हो रही है, यस, ये भी मान लिया। जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, रेडिएट, क्या चीज रेडिएट हो रही है, एनर्जी। एनर्जी रेडिएट हो रही है, इसको लगा दो प्रिज्म के आगे, हाँ लगा दो, ये आया लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, पफुंड, हम्फ्रे, ये आया। क्या आप बता सकते हो सर एक इलेक्ट्रॉन इतनी सारी रेडिएशंस कैसे दे रहा है? नो आंसर गिवन बाय रदरफोर्ड। खत्म रदरफोर्ड। इसके बाद कि मैं कैसे बताऊं एक इलेक्ट्रॉन इतने सेट्स ऑफ रेडिएशन कैसे दे सकता है? ठीक है दे रहा है, कैन यू एक्सप्लेन? इफ यू कैन एक्सप्लेन योर मॉडल इज गुड। मॉडल कब अच्छा माना जाता है? थ्योरी कब अच्छी मानी जाती है? जो फैक्ट्स को एक्सप्लेन कर पाए। अब मेरे पास फैक्ट्स आ गए, एक इकलौता हाइड्रोजन, भाई NaCl में तो 2 पीक आई थी, यहां एक इकलौता हाइड्रोजन में इतनी लाइंस, और इस स्पेक्ट्रम में ब्रेक्स हैं बच्चों, तो इसको भी लाइन स्पेक्ट्रम ही बोलूंगी। इस सवाल के बाद रदरफोर्ड टोटली डिस्क्वालिफाइड, इसीलिए क्लास 11th के सिलेबस से उसको कुछ साल पहले हटा दिया गया, बिकॉज ऑफ कंप्लेंट्स ऑफ लॉट्स, कि जब ये डिस्क्वालिफाइड है, आपने 9th में हिस्ट्री पढ़ा दी, इसको हमने यूज नहीं करना, तो 11th के सिलेबस में क्यों डाला है? 2 साल पहले रदरफोर्ड 11th से काटा गया है कि वाई, व्हाट इज द यूज, जब 9th में आप पढ़ के आ गए और उसका बचना कुछ नहीं है। तो इतना रदरफोर्ड आना चाहिए कि हम उनको ये बता सकें कि बोहर की जरूरत क्या पड़ी थी, रदरफोर्ड क्यों कैंसिल हुआ था। तो यहां पर अब इस पूरी स्लाइड को इत्मीनान से आप लोग नोट करेंगे, इस तरह से किताबों में नहीं बता रखा, ये सिर्फ एक टीचर बता पाता है। सो प्लीज नोट डाउन, जब जूम करना होगा, ऊपर नीचे स्क्रॉल करना होगा, मुझे बताइएगा। व्हाइट लाइट इज पास थ्रू अ सोल्यूशन और वेपर्स ऑफ अ गैस, देन एनालाइज्ड बाय पासिंग थ्रू प्रिज्म। एक व्हाइट लाइट को किसी सॉल्यूशन से गुजार के जो बाहर निकली, उसको प्रिज्म के थ्रू पास ऑन किया, तब जो इंफॉर्मेशन आई, जो वेवलेंथ आई, उसको जब हमने एनालाइज किया एक पेपर पे, ऐसे स्पेक्ट्रम को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ऐसे स्पेक्ट्रम को क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। फिर से बोल रही हूं पूरा, कोई शब्द किसी से मिस हो रहा हो राइटिंग में। व्हेन अ व्हाइट लाइट इज पास थ्रू अ सॉल्यूशन और वेपर्स ऑफ अ गैस, then analyzed by passing through prism, we get information about absorbed wavelengths. Such spectrum is called as absorption spectrum. अब चलिए, अब इसको नॉर्मल भाषा में समझते हैं जो आपके दिमाग में रहे। This is bookish language. Sometime I need to write, although I hate it. Try to put things in your own words. There is no need to write these words. Whenever you find, देखिए साइंस में
इंफॉर्मेशन कैरी करनी है, इंफॉर्मेशन आगे आपने रिपोर्ट करनी है। कोई जरूरत नहीं इसका रट्टा मारने की, बिल्कुल जरूरत नहीं है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस थिंग कि किताबों में ऐसा मिलेगा हम दिखाते हैं। प्लीज क्रिएट योर डेफिनेशन। शुरू में अटपटी होंगी, गलत होंगी, 2-4 महीने में आपको वो अपने आप स्किल आ जाएगा। सो स्टार्ट क्रिएटिंग योर डेफिनेशंस नाउ। क्या होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम? एमिशन क्या था? ध्यान से सुनना, एक छोटा सा वर्ड, छोटा सा फ्रेज। किसी चीज से निकलने वाली, एमिट होने वाली रेडिएशंस का हिसाब किताब था एमिशन स्पेक्ट्रम। किसी चीज में एब्जॉर्ब होने वाली रेडिएशन का हिसाब किताब क्या होगा? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो किसी चीज से निकलने वाली का था एमिशन स्पेक्ट्रम। उन्हीं चीजों में अब हम एब्जॉर्ब करा के देखेंगे तो क्या बोलेंगे? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब समझिए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है। आप देखिएगा आपके सामने मैंने क्या कर रखा है। एक सोर्स मैंने लिया व्हाइट लाइट का और मैंने स्पेशली लिख दिया है विबक्योर। व्हाइट लाइट का मतलब है आपके पास सारे रंगों की रेडिएशंस आ रही हैं 400 से 750 नैनोमीटर के बीच आ गई सारी। यहां क्या है? एक ठंडी सॉल्यूशन NaCl की, पहले थी प्लेटिनम लूप के ऊपर हीटेड, वो नहीं सोचना अब एमिशन भूल के सुनो। यहां क्या है मेरे पास? यहां है NaCl की सॉल्यूशन। इसके अंदर से व्हाइट लाइट पास ऑन करी। मुझे नहीं पता क्या हुआ NaCl ने क्या किया, पास ऑन करी करी करी, जो लाइनें बाहर आई, जो रेडिएशन बाहर आई, उनको कहां ले गए? प्रिज्म। और जब हिसाब देखा तो हिसाब कुछ ऐसा आया। मुझे बताओ व्हाट यू ऑब्जर्व हियर? 2 लाइन मिसिंग थी, बाकी पूरा विबग्योर आया है। चेक। 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक सारी लाइनें जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी मैं अंदर डाल रही हूं इसके। सिर्फ जो मिसिंग लाइंस हैं वो ये 2, और वही 2 लाइंस मिसिंग है जो कि 2 NaCl एब्जॉर्ब करता था लाइन को। टोटल उसका उल्टा है। अभी एमिशन पे मत जाना, अभी एब्जॉर्प्शन पे रहो, पिछला मत सोचना। मैं एक डायग्राम लाई हूं जिसमें तीनों कंपेयर कराऊंगी आपको, तब आपको एक साथ एक ही स्लाइड पे तीनों मिल जाएंगे, देन यू विल से यस। सो अभी आपके लिए क्या है? इसी NaCl को मौका मिला एब्जॉर्ब करने का, तो इसने वो 2 रेडिएशन एब्जॉर्ब कर ली और बाकी सारी एज इट इज भेज दी। आई कैन नॉट आस्क यही 2 क्यों? इसका नेचर 2 का ही है, ये 2 को ही एब्जॉर्ब करेगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। और ये लिखना जरूरी है, 2 सेम येलो लाइंस आर मिसिंग। वही 2 सेम येलो लाइन मिसिंग है, इसीलिए अब मैं कहूंगी उन येलो लाइंस को जो मिसिंग है उनको डार्क लाइंस बोल सकती हूँ, मिसिंग को। दिस इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। बनना है अभी कुछ रह गया है? ब्राइट लाइंस ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रा आर डार्क लाइंस ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ सेम स्पीशीज, राइट? इसको समझ के लिखना बच्चों। बहुत देर से हम यही कर रहे हैं। जो 2 लाइंस एमिशन स्पेक्ट्रा में प्रोड्यूस हुई थी वही 2 लाइंस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में गायब हुई थी। आई नो देयर आर फ्यू पीपल इन क्लास जो इतने इंट्रोवर्ट या हेजिटेंट हैं कि सबके बीच तो पूछते ही नहीं है। नो वरीज, क्लास के एंड में रुक जाइएगा, मैं दोबारा आपकी कॉपी में वो और सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दूंगी। बट अभी के लिए इसको थोड़ा मूव ऑन करें, तीनों को कंपेयर करें। अब तक पढ़ा के आज पूरी क्लास में, टू एंड द टॉपिक फर्स्ट ऑफ ऑल आई शुड कंपेयर। मैंने अभी तक क्या पढ़ा है? ओके, एक सेकेंड लो भाई जी। इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल आएगा, इंटेंसिटी। अब मैंने लाना शुरू कर दिया कि मैं ये साइड हर जगह खाली नहीं रख सकती थी। पीक की इंटेंसिटी समझ लो, ठीक है? सो चलें आगे। कह सकते हैं एम्पलीट्यूड जैसा होगा, कह सकते हो ये बात। हो गया? पेन चलना बंद हो गया? अब तक मैंने क्या 3 चीजें पढ़ी वो एक साथ देखते हैं। ये सबसे पहले मैंने सिंपल व्हाइट लाइट या सन या कुछ भी, व्हाइट लैम्प कुछ भी लिया, उससे मेरे को क्या मिला? ये है एमिशन स्पेक्ट्रा। सन या व्हाइट लैम्प से निकलने वाली रेडिएशंस का हिसाब किताब ऑन अ पीस ऑफ पेपर इज कॉन्टिन्यूअस एमिशन स्पेक्ट्रा। अब NaCl गायब कर रही हूं। डिस्चार्ज ट्यूब H2,
सबसे पहले मैंने इस गैस को मैं हॉट गैस बोल रही हूं क्योंकि मैंने इस पे हाई वोल्टेज लगा के, बहुत ज्यादा बड़ी वोल्टेज वैल्यू लगा के इस गैस को पूरा इरेडिएट किया, पूरा इरेडिएट किया, तो ये हॉट गैस है। हॉट गैस मतलब ऑलरेडी ये एनर्जी इतनी एब्जॉर्ब कर चुकी है कि अब इसको एमिट करनी है। तो इसने जब एमिट करी तो आपने देखा लाइमन बामर पाशन ब्रैकेट पफुंड हम्फ्रे सीरीज आ गई थी। पाशन खा गई क्या मैं? नहीं। एनीवेज, सो जैसे 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 मैं इसमें देखती जा रही हूं, मुझे दिख रहा है ये कौन सा स्पेक्ट्रम है तो एमिशन, लेकिन लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा। और अगर मैंने अब क्या किया, कोल्ड गैस, ठंडी गैस, अभी मैंने कोल्ड NaCl लिया था पिछली स्लाइड पे, अब मैंने कोल्ड गैस ली। आपके जेई में ये पूरा एक क्वेश्चन में 3 डायग्राम आएंगे बने हुए, और पूछा होगा इनमें से कौन कौन सा एमिशन स्पेक्ट्रा है, ए बी, बी सी, ऑल 3, नन ऑफ द अबव। ये क्वेश्चन है, ये डायग्राम देंगे, लिख के देंगे तो तुम लोग लपक लोगे, इतने तो तुम ग्रूम हो जाते हो। ये 3 डायग्राम देंगे, आइडेंटिफाई करना होगा। सो अब ठंडी गैस को मैंने सिंपल व्हाइट लाइट बल्ब बनाया, व्हाइट लाइट पास ऑन करी, कुछ रोक ली होंगी इसने, बाकी भेज दी। जो भेज दी वो निकोल प्रिज्म के थ्रू पास ऑन करी और मुझे मिसिंग रेडिएशंस मिली। ये पक्का लाइमन वाली होंगी, ये पक्का बामर वाली होंगी, ये पक्का ब्रैकेट वाली, एंड सो ऑन। सो ये तीनों देख के ही आपको पता चल जाना चाहिए, हॉट गैस एंड कोल्ड गैस इज द की। हॉट गैस एमिट करेगी, कोल्ड गैस एब्जॉर्ब करेगी। आप कहां फंसने वाले हैं, ये आपका हेडेक। आप लिखो कि मेरे को अब क्या चीज याद रखनी होती है। मेरे को हॉट गैस कोल्ड गैस लिखना है क्योंकि मेरे से गलती यही होनी है। अपना धीरे धीरे पता लगता है कि मैं क्या चीज याद रख सकता हूं, क्या चीज नहीं याद रख सकती, तो वो छोटी छोटी चीजों को आपको पकड़ना है। सो दिस इज कंप्लीट टुडेज क्लास। ये थी आज की पूरी क्लास। अगर हम देखें तो कोई बनाना चाहे बना सकता है, ना बनाए बेशक, ये तो एक क्वेश्चन था। हाँ जी, प्रेशर तो हमेशा लो। जब भी हम गैस की पढ़ाई कर रहे हैं प्रेशर लो ही रखें, वेरी लो प्रेशर। मैं एक शब्द आपको दे रही हूं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसको तोड़िए और इसमें क्या क्या छुपा है उससे कुछ कॉन्सेप्ट डेवलप करिए। हाँ, तो कहीं से आया मेरे पास फोटो इलेक्ट्रिक का मतलब है एनर्जी ऑफ द सन इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज ऑल्सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो मीन्स लाइट, कैन बी एनीथिंग, कोई भी सोर्स से लाइट आ रही हो। इलेक्ट्रिक मीन्स इस सब्जेक्ट में क्या होना चाहिए? अरे भाई इस सब्जेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस फिजिक्स, इलेक्ट्रॉन्स। आप लोग केमिस्ट्री की क्लास में हैं, खबरदार जो फिजिक्स की टर्म्स अब लगानी शुरू की, सब गड़बड़, सब उलझलुल हो जाएगा। सो फोटो मीन्स लाइट, इलेक्ट्रिक मीन्स इलेक्ट्रॉन्स। तो फोटो से यानी लाइट से इलेक्ट्रॉन अगर कहीं निकल रहे हैं या इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे, कुछ भी इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड हो रहा है, तो उसको मैंने क्या बोला? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो खैर रदरफोर्ड के लिमिटेशंस मैं मानती हूं हमारे पास आ चुके हैं। अब मैं आपके साथ एक एक्सपेरिमेंट कर रही हूं यहां पर। उस एक्सपेरिमेंट में एक सवाल छोटा सा पूछना है, जवाब दीजिए और जाइए, नो टेस्ट टुडे। हम एक डिस्चार्ज ट्यूब, एक ग्लास ट्यूब लेते हैं, राइट? उसके अंदर हमने अगेन सिंपल थोड़ी सी वोल्टेज, अब कोई वो 2000, 10,000, 5,000 वोल्टेज नहीं, नॉर्मल बैटरी जो होती है, छोटी सी एक वोल्टेज के साथ हमने ये सेटअप किया पूरा, राइट? मैंने बोला हो गया। अभी तो मैंने सिर्फ इतना कहा ये हुआ, अंदर कोई गैस है, मैंने तो कुछ भी नहीं बोला, बालक गैस नहीं है। मेरे को बस एक्सपेरिमेंट पूरा पढ़ाने दो, फिर तुम्हारे अच्छे वाले सवाल लूंगी। ये तो ऑब्वियसली अगर अंदर कुछ है तो मैं अभी सांस ही ली थी, वो मैं निकालती तो मैं जवाब देती अंदर क्या है, ठीक है? सो मेरे को थोड़ा सा पहले बताने दो एक्सपेरिमेंट, ठीक है? उसके बाद तुम्हारे, अब मैं सवाल पूछूंगी, अभी मेरी बारी है। देखिए 4 दिन में कुछ आई है अकल के नहीं, राइट? तो बैटरी यहां लगी हुई है, ये मेरे पास एनोड है। एवरीवन, दिस इज एनोड, दिस इज कैथोड, ठीक है? अब थोड़ी देर के लिए इस बाउंड्री में
मैं क्या कर रही हूं, अंदर कुछ नहीं है, वैक्यूम है अंदर, नो गैस, नो हाइड्रोजन, नथिंग। ये अब आउट ऑफ योर थॉट प्रोसेस, ये अलग ही एक्सपेरिमेंट है, पिछला भूल जाइए, खत्म हो गया, रदरफोर्ड गया। वी कैन नॉट यूज रदरफोर्ड नाउ आफ्टर सो मच डिस्कार्डमेंट। तो अब क्या किया हमने, कोई ये सोच के नहीं हो रहा था एक्सपेरिमेंट कि हम ऐसा कुछ करने वाले हैं, ये कुछ अलग ही एक्सपेरिमेंट चल रहा था। यहां पर आपने कुछ लाइट रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कुछ इसके ऊपर गिरानी शुरू करी, रेड कलर की। रेड कलर की वेवलेंथ सबसे लंबी होती है, क्लास को पता है। रेड कलर की फ्रीक्वेंसी सबसे छोटी होती है, क्लास को ये भी पता है। रेड कलर की वेवलेंथ इसके ऊपर गिराई मैंने, लगातार गिराई। भाई लाइट में एनर्जी है, किसी ने बताया हाँ है, तो चलो कुछ करके देखते हैं। यहां पर मैंने एक बल्ब लगा दिया और सर्किट को ऐसे ऐसे करके ये सब कुछ अपनी तरफ से जो जो चाहिए होता है सब कर दिया। आप ये समझो अपना नॉर्मल सा एक मॉडल बन रहा है, और रेड कलर की लाइट इस पे हिट करी। 1 दिन 2 दिन 3 दिन लगे रहे, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ मतलब बल्ब नहीं जला, स्विच भी ऑन था, सब कुछ था, जो जो बेसिक चीजें चाहिए वो सब थी, बल्ब नहीं जला। क्यों नहीं जला? सर्किट कंप्लीट नहीं है। क्यों? बीच में कुछ जोड़ने को ही नहीं है। यस, वैक्यूम है भाई, कुछ है ही नहीं, सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो बल्ब कैसे जलेगा? ये कोई बात हुई? बिल्कुल सही, आप लोगों ने बिल्कुल सही पकड़ लिया, मुझे उम्मीद नहीं थी। अब मैं रेड कलर की लाइट के बजाय डालती हूं येलो कलर की लाइट। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, ये जो एनोड कैथोड बना रखी है मैंने, सोडियम की बना रखी है। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, सोडियम की प्लेट है यहां पे एक, बदलते जाएंगे हम प्लेट्स, ऐसी बात नहीं है। सोडियम की प्लेट पे मैंने येलो कलर की लाइट को हिट किया। जैसे ही येलो कलर की लाइट हिट हुई, पीपल एंटिसिपेटेड, बल्ब जल गया। फिर खाली येलो पे नहीं रुकी मैं, तो मैं भी थोड़ा रंगों से खेल लूं, है मेरे पास। फिर मैंने दिया ब्लू से, फिर बल्ब जल गया। ग्रीन, चलते गए आगे, सबसे बल्ब जल गया। क्या गैस करेगी मेरी क्लास? रेड कलर से बल्ब ना जले और येलो कलर से बल्ब जल जाए, ऐसा क्या हुआ होगा येलो कलर की लाइट हिट करने से जो बल्ब जल गया? आप लोगों ने जो बताया बिल्कुल सही बताया। लेट मी पिक्चराइज इट। जो इस कैथोड के अंदर मैंने सोडियम लिया, उसमें ये रहा न्यूक्लियस और ये रहा उसका इलेक्ट्रॉन। रेड कलर की लाइट जब इसके ऊपर गिर रही थी, ध्यान से सुनना, मेरा सवाल यहीं से आ रहा है। रेड कलर की लाइट जब यहां पे गिर रही थी, उस रेड कलर की लाइट में इतनी एनर्जी थी ही नहीं। इट इज लीस्ट एनर्जेटिक लाइट कि वो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बाइंडिंग फोर्स है, उसको तोड़ के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पाए। लेकिन जैसे ही आपने येलो वाली लाइट डाली, येलो लाइट डालते ही क्या हुआ? येलो लाइट की एनर्जी इतनी थी कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो बाइंडिंग एनर्जी थी उसको इसने तोड़ दिया। तोड़ते ही इलेक्ट्रॉन कहां आ गया? कैथोड के सरफेस पे आ गया एकदम। बस सामने कौन दिखा? एनोड। चल पड़ा। जब ये इलेक्ट्रॉन चल पड़ा तो बल्ब जल गया। ये कहीं किसी दुनिया के एक कोने में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चल रहा था। जैसे ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आया, एक सवाल फिर उड़ के आया, और अब वो आपको मैं दे रही हूं, उड़ता तीर, किसी को लेना हो तो लीजिए। कि आप ये सोचिए, रेड कलर में एनर्जी कम थी, ये आप ही लोगों के शब्द थे, मैंने तो नहीं दिए, मैंने सिर्फ पकड़ा। मैक्सिमम क्लास यही बोल रही है कि रेड कलर की लाइट भाई बहुत कम एनर्जी थी, ठीक है, बहुत कम एनर्जी थी, इस बाइंडिंग एनर्जी को हम तोड़ नहीं पाए। मैं 3 दिन लगातार रेड कलर की लाइट देती रहती हूँ, इकट्ठी होगी, कभी तो उसको पूरी करेगा और तोड़ के बाहर निकालेगा। 2 घंटे बाद जल जाए, बल्ब तो जलना चाहिए। आंसर इट। वो जो ममता मैंने लाइन चिपकाई थी, अब बोलो आंसर इट। एनर्जी कैसे सेम है? आप ये देखो, एनर्जी आ रही है। आप एक चीज सोचो, आप एक चीज सोचो, रेड की एनर्जी कम थी, 3-4 घंटे बाद एनर्जी तो अंदर, यानी डिस्ट्रॉय तो कोई नहीं कर रहा, एनर्जी डिस्ट्रॉय तो हो ही नहीं सकती। वो एनर्जी एटम के अंदर इकट्ठी हुए जा रही है, हुए जा रही है, क्या कभी वो इसको क्रॉस नहीं कर पाएगी? लॉजिक सोचो, मेरी बात को काटने के इरादे से मत आओ, लॉजिक पे जवाब दाओ।
यही जाके हमने पूछा, यही अगली क्लास में पूछेंगे सामने वाले साइंटिस्ट से, फिर वो करेक्ट बताएंगे हमको। यस मान गई मैं, लेकिन सारी तो नहीं, और किसी फॉर्म में। सोचो, मान लो रेड लाइट से एनर्जी आ रही है 3 जूल्स, लगातार मैं रेड लाइट दे रही हूं, 3 + 3 + 3 + 3 बढ़ेगी ना, चलो 1-1 जूल वेस्ट हो गई, अरे 1.5 जूल वेस्ट हो गई, 2-2 जूल वेस्ट हो गई। 2 दिन बाद तो एनर्जी उसके अंदर इतनी इकट्ठी होगी कि गड़बड़ कहां हो रखी है, वो गड़बड़ पकड़ते हैं। फर्स्ट केस रेड का, रेड में क्या हुआ, जो रेडिएशन आप गिरा रहे थे उसकी एनर्जी, क्या मैं उसको इंसिडेंट एनर्जी बोल दूं, जो गिरा रहे थे इंसिडेंट एनर्जी, जो रेड में आप एनर्जी गिरा रहे थे इंसिडेंट एनर्जी, इट वाज लेस देन बाइंडिंग एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन नहीं इजेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा तो सर्किट पूरा नहीं होगा, सर्किट पूरा नहीं होगा तो बल्ब नहीं ग्लो करेगा। नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड। एवरीबॉडी क्लियर यहां तक? उसके बाद जैसे ही सेकंड पॉइंट आया येलो लाइट का, येलो लाइट में क्या हुआ, जो एनर्जी उस लाइट की थी वो एनर्जी जस्ट मैच कर गई बाइंडिंग एनर्जी से, जस्ट। इसका मतलब क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा, लाइट बल्ब जलेगा। तीसरा केस, क्योंकि मैं बाद में लाई इसलिए मेरे को क्लियर करना चाहिए, ब्लू। ब्लू कलर में मैंने क्या देखा, इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी से ज्यादा थी, तो एक हिस्सा तो उसका बाइंडिंग एनर्जी को ओवरकम करने में चला गया, बीट करने में चला गया, इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। बाकी बचा हुआ हिस्सा जो इलेक्ट्रॉन निकला ना, उसकी जोरदार काइनेटिक एनर्जी थी, बहुत तेज वेलोसिटी से निकला, तो जितनी एक्स्ट्रा एनर्जी देती गई वेलोसिटी से निकलता गया। अब मैं आपको बताती हूँ गड़बड़ कहाँ है। आपको एनर्जी के बारे में पूरा पता नहीं है। एनर्जी के बारे में क्या 5 पोस्टुलेट्स थे, वो एक पोस्टुलेट जो हम पतली गली से निकले थे, ये वो तंग कर रहा है मेरे को, जो आप गैप नहीं भर पा रहे। नहीं नहीं नहीं, पन्ने नहीं पलटने, वैसे ही बताओ, पन्ने नहीं पलटने, लिखने में टाइम इसलिए देती हूँ कि यहां रहे। लाओ जी, पहला पोस्टुलेट, नहीं तुम नहीं, पहला पोस्टुलेट, दे ट्रेवल इन कॉन्टिन्यूअस मोशन। सेकेंड पोस्टुलेट, एनर्जी कैरिंग वेव्स को हम रेडिएशन कहते हैं। बाकी लोगों ने पन्ने खोल लिए, उनसे पूछने का कोई मकसद नहीं बनता। यस, तीसरा, perpendicular to each other as well as perpendicular to direction of propagation, right? तो more or less सारे postulates आपको याद हैं। एक पहले postulate में मैंने एक बात बोली थी, ये जो continuous हम बोल रहे हैं ना, ये continuous तुमको उस दिन समझ में आएगा जिस दिन discontinuous word आएगा। अभी तो तुम सोच रहे हो नलका खोला जैसे पानी आया, मैंने अपने पानी के ग्लास का एग्जाम्पल भी दिया था। अगर वो पानी के ग्लास वाला एग्जाम्पल आपको याद होता, आप आज मेरे को जवाब दे पाते, बट आपको उस तरह से आता ही नहीं है, सो नॉट योर फॉल्ट। पहला पोस्टुलेट, जैसे ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ, सबसे पहला काम कम्युनिटी ऑफ साइंटिस्ट क्या करती है, हम भी करके देखेंगे। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, अलग अलग मेटल्स की प्लेट बनाई। दे फाउंड इट एब्सोल्युटली ट्रू कि एक जैसे सोडियम में रेड कलर मैंने डाले गई, फिर भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकला। हमें समझ आ गया, हमें पढ़ाया ही गलत गया, वी आर द कल्प्रिट, पढ़ाया ही गलत गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी जो मैक्सवेल की थी, उसके सारी बातें सही थी सिवाय एक के, और वो एक था कॉन्टिन्यूअस। तो क्या बात सही थी, क्या गलत थी, जरा यहां समझते हैं। कॉन्टिन्यूअस का मतलब अब बताइए। और उस दिन भी मैंने आपको पूछा था कि इस पानी के ग्लास को देख के बता सकते हो पहले कौन सा पानी आया, बाद में कौन सा पानी आया? नहीं बता सकते। इसको कहते हैं कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस मतलब मर्ज हो पाना, इकट्ठे हो पाना, एक्यूमुलेट हो पाना। तो एग्जैक्टली कॉन्टिन्यूअस का मतलब अब बताती हूं। सपोज ये एक टैप है, इस टैप से अगर पानी आ रहा है और इस बीकर में इकट्ठा हो रहा है, आप नहीं बता सकते कौन सी पानी पहले आया कौन सा बाद में। सारा एक्यूमुलेट हो गया, मर्ज हो गया, बिना किसी बाउंड्री के आया। एनर्जी यही बोली मैक्सवेल ने। जब एनर्जी यही बोली मैक्सवेल ने, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जिसको आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया, मैं साइंटिस्ट के टुकड़े टुकड़े में नाम ले रही हूं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने आइंस्टाइन को आना पड़ा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आइंस्टाइन और प्लैंक्स और कुछ साइंटिस्ट ने यही बात बोली, अगर एनर्जी कॉन्टिन्यूअस चल रही होती
तो रेड कलर की लाइट आप 3 दिन तक देते रहते, वो अंदर मर्ज होती, एक्यूमुलेट होती, इकट्ठी होती, इलेक्ट्रॉन को निकलना बनता था। कॉन्टिन्यूस मतलब नो बाउंड्री। तो अगली क्लास जब यहां से पकड़ूंगी, क्योंकि आज आप लोग क्यूरोसिटी में ना जाएं और दिक्कत ना हो आपको कि ये क्या हो गया तहस नहस, सो उसके लिए बता रही हूं। एक्चुअली आइंस्टाइन प्लैंक्स ने आके एक चीज बतानी है, एनर्जी कॉन्टिन्यूस नहीं आती, एनर्जी कॉन्टिन्यूस नहीं ट्रेवल करती, वो रुक रुक के ब्रेक्स में ट्रेवल करती है। आप गलत बता रहे हो हमको। 2 एक्सपेरिमेंट पढ़ने हैं, फोटो इलेक्ट्रिक और ब्लैक बॉडी रेडिएशन, दोनों के दोनों मैक्सवेल के घर पहुंच गए। बताओ, मैक्सवेल सरेंडर्ड कि भाई मेरा पैरा पोस्टुलेट गलत हो गया, बाकी सब सही है, यस। तो फर्स्ट पोस्टुलेट उनको चेंज करना पड़ा, इट इज नॉट कॉन्टिन्यूस। अभी डिसकॉन्टिन्यूस क्या होता है? तो डिसकॉन्टिन्यूस से ही आपको अगली क्लास पकड़ेंगे। मानो इस टैप से, एवरीवन नो टॉकिंग, मान लीजिए इस टैप से ऐसे फॉर्म में पानी आ रहा है, छोटे छोटे पॉलीपैक्स में गिर रहा है, छोटे छोटे पॉलीपैक्स बॉल्स में नलके से पानी गिरे, तो नीचे आप बता सकते हो कौन सा पानी पहले आया कौन सा बाद में। जो नीचे पड़े पैकेट्स हैं वो पहले गिरे। क्या सारे पैकेट्स को आप एक साथ पी सकते हो? नहीं, एट ए टाइम आपको एक पैकेट उठाना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा, पीना पड़ेगा, उसे फेंकेंगे, फिर एक और पैकेट। ऐसे ही नेचर में लाइट आती है। मतलब मेरे से इस लैंप से जो लाइट आ रही थी वो लगातार नहीं आ रही थी, छोटे 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 पैकेट्स में आ रही थी। अगली क्लास यहां से शुरू होगी कि ये डिसकॉन्टिन्यूस होती है। आपने एक पोस्टुलेट गलत पढ़ रखा है, गलत समझ रखा है, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे।